नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज एक ऐसी एनालिसिस जिसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर 80-85 डॉलर आया नीचे की तरफ, या फिर यहाँ पे माहौल खराब होता है, पीस एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं होता है, और इसके बाद अगर ये 200 डॉलर की तरफ जाती है, तो क्या इम्पैक्ट होगा आपके गोल्ड मार्केट पे, सिल्वर मार्केट पे और इक्विटी मार्केट पे। किस तरीके से बिहेवियर होगा इकोनॉमी का, यानी कि जीडीपी यहाँ पे क्या, किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में यहाँ पे कैट जाएगा, और किस तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पे मूव करेगी, इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या होगा। और अगर 85 डॉलर आता है तो किस तरीके से अपने इकोनॉमी में एक पॉजिटिव मूवमेंट होगी, और ये प्रेशियस मेटल काउंटर क्या यहाँ से गिरेगा या संभलता हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीजों पे एक छोटे से प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हम बात करेंगे। बने रहिएगा अंत तक जानने के लिए इम्पैक्ट की फाइनली यहाँ पे हम लोग किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं अपने मार्केट पे, क्योंकि हमें फैक्ट्स जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं एक प्रेजेंटेशन ही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और वो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लाना चाहूंगी। और ये प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा वॉर पे आता हुआ देख सकते हैं कि वॉर का इम्पैक्ट किस तरीके का है, और किस तरीके से ये इन्फ्लेशन को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक जरूर, क्योंकि इससे मैंने काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे इकट्ठा करा है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो वॉर था, इस वॉर में आपको डेली अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये 100 बिलियन डॉलर के करीब का एक कॉस्ट आ रहा है। 100 बिलियन में से 50 बिलियन डॉलर जो है वो वेपन्स पे खर्च हो रहा है। और 50 बिलियन हमारा खर्च इसलिए आ रहा है क्योंकि गैस प्राइसेस जो है, क्रूड प्राइसेस, वो यहाँ पे स्पाइक होते जा रहे हैं। यानी कि आपको वेपन्स में जितनी भी चीजों की जरूरत है, यानी कि वेपन्स यहाँ पे खर्च हो रहा है। तभी आप देखते हैं कि जो मेटल्स है उसकी तेजी जो है, या क्रिटिकल मिनरल्स उसकी तेजी यहाँ पे बनी हुई है, जबकि बाकी सेक्टर्स में आपको डाउनवर्ड मतलब जो रिवीजन है वो होता जा रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन अब यहाँ पे जो है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है, खासकर की एशियन इकोनॉमीज की, एशिया का आप देख रहे हैं कि जो परचेजिंग पावर है वो कम होता हुआ जा रहा है। हम इसके मतलब कि भागीदार हो ना हो, लेकिन पूरा जो वर्ल्ड है इस बार एलिनो के साथ साथ, जहां हमें नेचुरल डिजास्टर भी देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे देख झेल रहे हैं शॉर्टेजेस फर्टिलाइजर का। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की जो प्राइस है वो बिल्कुल हायर साइड है, शॉर्टेजेस भी है। प्लस हमारा एलिनो की वजह से बारिश कम है, हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ग्लोबल फूड सप्लाईज है वो यहाँ पे ड्रॉप होने जा रहा है। तो ये वॉर अगर खत्म भी हो जाता है तो ये नेचुरल डिजास्टर, फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे मतलब शॉर्टेजेस होना, इनपुट कॉस्ट बढ़ना, ये हमारे फूड सप्लाई को तो एटलीस्ट पूरे 2027 में बिल्कुल चरमरा के रखेगा। तो फूड इन्फ्लेशन आपको हायर साइड रहेगा। शिपिंग और सप्लाई चेन जो है वो हमारा ब्रोकन है। अगर आप देखेंगे कि डिप्लोमेट्स इस पे फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि परफेक्टली फाइन होना हॉर्मुज का, ये यहाँ पे बहुत नामुमकिन इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है। अगर आप देखेंगे तो पूरे हॉर्मुज पे अब यहाँ पे माइंस लगे हुए हैं। अगर आज आज के दिन में, अगर मान लीजिए कि आज के दिन में भी हो जाए कि हॉर्मुज को आज ही खोल दिया जाए, क्या वहां पे शिप्स पास हो सकेंगे? नहीं। वहां पे माइंस है, वहां पे काफी सारी डिस्टरबेंसेस हुई हैं। तो अगर आज के आज अगर डील हो भी जाती है तो 8 महीने का समय लगेगा एक नॉर्मल शिपमेंट्स को वहां पे स्टार्ट करने में, यानी कि 8 महीने का लैगिंग पीरियड रहेगा, अचानक से कोई शिपमेंट शुरू नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो धीरे 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 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये पूरा 27 जो है वो इसकी चपेट में रहने की गुंजाइश पूरी पूरी लग रही है। ओशन पे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं था, मतलब ओशन के अपने लॉस थे, लेकिन अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल वाटर है वो यहाँ पे सेफ नहीं रह गया है, और सेफ्टी इशू आ गया है इस वॉर की वजह से। तो ये वॉर का आउटकम है कोई भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं होना, इसके कॉस्ट को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को बढ़ाना, फर्टिलाइजर कॉस्ट को बढ़ाना, ओशन को यहाँ पे अनसेफ करना, जो कि पहले ही यहाँ पे मतलब कि हमला होता था तो उसकी वजह से भी अनसेफ था, इसे और अनसेफ करना। अब बिग पिक्चर आप देखेंगे, एक फेक विक्ट्री मतलब यहाँ पे अनाउंस की जा रही है यूएस की तरफ से। हालांकि यहाँ पे न्यूक्लियर डील होता हुआ दिख नहीं रहा है, और उन्हें इतना भी पता नहीं है कि ईरान के पास कितना यहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो यहाँ पे है। एनर्जी पैनिक इन्होंने हमेशा के लिए क्रिएट करके रख दिया। अब यहाँ पे ऑयल पे कोई भी, खासकर एशियन इकोनॉमीज यहाँ पे भरोसा करती हुई नजर नहीं आएंगी। और उनका जो एक मतलब जो विकास की तरफ जो फंड लगता था, जो इकोनॉमी में फंड लगता था, उसका मतलब एक बड़ा हिस्सा डिफेंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें अपने बॉर्डर को सेफ गार्ड करने के लिए, और ये जो माहौल खराब हुआ वॉर से,
इसकी वजह से अब हमें डिफेंस में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव एनर्जी हमें देख के चलना पड़ेगा। तो ऑयल बहुत रिलायबल होते हुए भी डिप्लोमेटिक मतलब स्टेप्स की वजह से ये रिलायबल नहीं रह गया। अब हम बात करेंगे इस स्लाइड को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, और ये स्लाइड मैं एक्चुअल मतलब की डेटा के बेसिस पे लाई हूँ। कुछ भी हाइपोथेटिकल देख के मत जाइए कि जहाँ पे मैं बोल दूं, स्टोरी टेलिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मैंने यहाँ पे दो चीज लिया, मुझे लगा कि मुझे दो चीज आप लोगों को दिखाना जरूरी, हालांकि आप खुद ही अवेयर हैं, फिर भी एक रिवीजन करेंगे। 2008 में अपना ऑयल शॉक्स आया था, जब $147 के करीब ऑयल ने हाइक लगाया था, रिकॉर्ड हाइक। फिर हमने 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में प्राइसेस को हाई साइड देखा था जाता हुआ। अब उन दो मतलब की समय में जब यहाँ पे ऑयल प्राइसेस बढ़े थे तो क्या हुआ था, इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम अपना पुराना वो लेते हैं, 2008 को लेंगे, फिर हम 2022 को बारी बारी से लेंगे, या फिर एक साथ ही करते हैं। 2008 में यहाँ पे $147, $147 अपना ब्रेंट गया था, WTI गया था। जीडीपी ग्रोथ का क्या हुआ था, ये इंडिया का डेटा है, मुझे अपनी कंट्री का भी एनालिसिस करना था तो मैंने वर्ल्ड डेटा यहाँ पे फिलहाल नहीं लिया। इफ यू आस्क, मैं वर्ल्ड डेटा ले लूंगी। यहाँ पे इंडिया का डेटा मैंने लिया, तो यहाँ पे कितना हुआ था, जीडीपी अपना 9.3 था, वो शार्प फॉल आके अपना 2009 में कितना आ गया, 6.7% के करीब आ गया, यानी कि जीडीपी पे लगभग लगभग 2.5% का जो फर्क है वो आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे ऑयल शॉक्स की वजह से मतलब काफी ज्यादा चीजें, मतलब इकोनॉमिक मोमेंटम हमारा जो था वो खत्म होता हुआ नजर आया। करंट अकाउंट डेफिसिट, अब क्यों यहाँ पे सरकार चिंता में है, इसका डेटा आपके सामने है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 1.3% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 2.3% ऑफ जीडीपी FY09 में हो गया, यानी कि एक साल से भी कम समय में। इवेंचुअली ये कितना बढ़ा, 4.8% तक आ गया बाई 2012-13 ड्यू टू परसिस्टेंट हाई एनर्जी इंपोर्ट बिल्स। अब क्या होता है, हमने WTI नाइमेक्स को देख लिया, वहीं डिसाइड कर दिया कि $10 तो टूट गया, नहीं, वो नाइमेक्स में टूटा है। हमारा फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस का क्या, वो तो हायर साइड है। हमारे पास अगर मान लीजिए कि डील हो भी जाती है तो भी 8 महीने का समय लगेगा शिपमेंट्स को पूरा नॉर्मल होने में। तो वो तो हमारी सरकार जो है वो हायर प्राइस पे ले ही रही है ना। हमें नाइमेक्स से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि हमारे यहाँ डॉक पे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस आ रहा है वो हमें कितने का पड़ रहा है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2008 में जो एनर्जी प्राइसेस हायर साइड गए हैं उसका इम्पैक्ट आपको 12-13 तक देखने को मिला, और धीरे धीरे हमारा कैट 4.8% पे आया। इंडियन रुपी 20% स्लाइड देखी, इस बार मेरे ख्याल से 7-8 रुपए का स्लाइड है। 39.5 से हमने 51 आता हुआ देखा था उस टाइम में, और लगभग लगभग मतलब कि मार्च अर्ली तक ये मतलब 51 तक आ गया था। 20% का हम लोग डिप्रिशिएशन आता हुआ देखा। और हमारा WPI कितना आ गया था, ये 13% अगस्त 2008 में आ चुका था, हेवली ड्रिवन बाय द रॉ कॉस्ट इंपोर्टेड फ्यूल। क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब कमोडिटी को, आप कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आता तो वो तेल के माध्यम से ही है, जो जिस जहाज से आएगा वो तो तेल खपत करेगा ना। तो ये डबल, एक तो कॉटन प्राइसेस आपको हायर साइड थे, ऊपर से क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड थे, तो डबल इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अब ये हमारी 2008 की बात हुई। अब हम चलते हैं 2012 में, 22 में क्या हुआ। 2022 में यानी कि 2022 में क्या हुआ, यहाँ पे $139 तक ये ब्रेंट गया था। अपना WTI से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज ऑल अबाउट 139 ब्रेंट ऑयल। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, हमारा जो जीडीपी था वो 9.1% से FY 2023 में कितना आ गया, 7.2। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 2-2.5% का जो एक रिएक्शन है वो यहाँ पे आता है। यही रिएक्शन इसके मतलब अराउंड आपको आना है 2026 में, यानी कि यू शुड गेट रेडी फॉर द लोअर रिवीजन ऑफ जीडीपी, है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगेन आपको कोई यहाँ पे वो नहीं, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने एक रैली भी आते हुए देखी थी। ये पोस्ट पेंडेमिक रैली था, आपने देखा हुआ इक्विटी मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ी थी उस समय, बहुत मतलब मैसिव तेजी थी, क्योंकि हमारा अपना, हमारी ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी है, हम बाहर पे डिपेंडेंट नहीं है। और पोस्ट पेंडेमिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश था, यानी कि इंटरेस्ट रेट को लोअर साइड किया गया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। कैड हमारा 4.4% तक यहाँ पे बढ़ गया था Q2 2023 में, यानी कि Q2 2023 में। और ये वॉर शुरू हुआ था कब, Q1 2022 में, यानी कि कैट पे फिर हम यही वाले लेवल पे आते हुए दिखे थे। अब यहाँ पे मतलब कि 2% ऑफ, जबकि हमारा मैनेजेबल था, इससे पहले 2% ऑफ जीडीपी पे था, लेकिन हम धीरे धीरे 4.4% पे आ गया। INR की बात करेंगे, अगर INR यहाँ पे, जब यहाँ पे 20% का डिप्रिशिएशन हुआ, यहाँ पे 10%, 11% का डिप्रिशिएशन हुआ,
तो अभी तो यहाँ पे इंडिया में फिलहाल कम है, इससे 74.5 रुपी पर डॉलर से ये बढ़ के 82.8 रुपी पर डॉलर तक आ गया था। आरबीआई इंटरवीन किया यहाँ पे, और फॉरेक्स इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने फिर थमता हुआ देखा आईएनआर को, जो हम लोगों ने इस बार भी देखा। ये एक नॉर्मल रूटीन मतलब एक्शन है। डब्ल्यूटीआई हमारा बढ़ा कितना, 15-16% तक डब्ल्यूटीआई बढ़ गया था, क्योंकि इससे पहले हम कोविड झेल रहे थे। This was not driven by just crude, but by the global synchronized surge in commodity and fertilizers prices. तो यही फर्टिलाइजर्स प्राइसेस का भी हम हाइक यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। तो ये रखिए कि अभी आपका डब्ल्यूपीआई जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अब यहाँ पे अगर हमने एक यहाँ पे मतलब एनालिसिस करी, इसमें हमने बात करी जीडीपी ग्रोथ के बारे में, कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो क्या होगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि बेस लाइन अगर यहाँ पे शांति हो जाती है, $75 to $85 क्रूड आता है, और ये हमारा है कि अगर यहाँ पे 200 डॉलर के करीब ही रहता है। अगर हमारी यहाँ पे बेस लाइन पे आ जाती है, मॉडरेट ऑयल प्राइस हो जाता है, तो हमारा जीडीपी 6.5% से 7% मेंटेन रहेगा। हमारा जो कैड है ये 0.7 से 1% के करीब यहाँ पे रह सकता है। इंडियन रुपी स्टेबलाइज हो जाएगी। 83-84 आप इसको नहीं मानिए, इसको यहाँ पे आप मान के चलिए कि करीब करीब ये 88 के बीच में यहाँ पे स्टेबलाइज होती हुई नजर आ सकती है। शार्प एप्रिसिएशन हो सकता है। अपना जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये आपको नीचे की तरफ आ सकता है 3% की तरफ, अगर ऑयल यहाँ पे $75 $85 के करीब आए, और सीपीआई उससे थोड़ा बढ़ के रहता है। लेकिन शॉक के केस में क्या होगा, अगर $200 ऑयल चला जाता है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो हमला कर सकते हैं पाइपलाइंस में भी, अगर किसी भी तरह का एस्केलेशन हुआ तो क्या होगा, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ यहाँ से कम होकर 4 to 4.5% हो सकता है। आपने देखा है ना कि 2-2.5% का जीडीपी आराम आराम से गिरता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 5 to 5.5% हो जा सकता है जीडीपी का, जो कि बहुत हायर माना जाता है। इंडियन रुपी अपना 95 इसको मानिएगा, ये 95 से लेके, ये टाइपो एरर है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, 95 से लेके 100 के बीच में यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, आपने देखा था कि 2022 में 16% तक चला गया था, वो 16 to 18% प्लस हो सकता है। सीपीआई यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पे। वहां पे क्या होगा, अगर हायर इनपुट कॉस्ट होगा आपका, तो एफएमसीजी, पेंट्स, ऑटोज, ये सब जो है इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो ड्रैग डाउन करेगा कंजम्पशन को, और हमारा जो हेडलाइन ग्रोथ है यानी कि जीडीपी, ये यहाँ पे 2 से 2.5% तक गिर सकता है। जबकि एक्सटर्नल शॉक्स लगेगा, $10 ऑयल के बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल 12 से 13 बिलियन डॉलर तक बढ़ता है, और हमारा $200 बिलियन का जो एनुअलाइज ऑयल इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पे डबल होता हुआ दिख सकता है, यानी कि हमारा कैट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। करेंसी आपको पता है कि एफपीआई अभी भी आउटफ्लो हुआ है, या आउटफ्लो यहाँ पे बढ़ सकता है, और आरबीआई का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगा। इंपोर्टेड यहाँ पे हम एक इन्फ्लेशन ले सकते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारा आएगा, आपको पेट्रोकेमिकल्स लेते हैं, प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं, जितनी चीजें इंपोर्ट होके आएंगी, यानी कि अपना एनआर भी डिप्रिशिएट होगा, और हायर प्राइस पे अपना कमोडिटी प्राइस रहेगा, तो वो हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन डबल होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे रिटेल का पेन दिखेगा। अब मैंने एक ये लास्ट स्लाइड है, इसको मैं आपसे मतलब डिटेल वो करना चाहती हूँ, कि अगर ऑयल $80-85 रहा और ऑयल 200 प्लस रहा, तो हमारे स्टॉक्स पे, गोल्ड पे और सिल्वर पे, मैंने सिर्फ 3 कैटेगरी ली है अभी। आप कहेंगे तो मैं और कैटेगरी से भी यहाँ पे मतलब कंपैरिजन कर सकती हूँ, ये लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में डालना होगा। 80-85 पे अपना स्टॉक मार्केट फिर से पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे ईजिंग एनर्जी कॉस्ट जैसे ही आएगी, अपना मार्केट बुलिश हो सकता है, ये 25,500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जबकि गोल्ड प्राइसेस पे क्या होगा, गोल्ड का स्टीडी गेन रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रैली यहाँ पे कायम रहेगी, और यहाँ पे जो ट्रेड्स इन टेंडम विद ब्रॉडर रिस्क एसेट्स है, ये अब डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी का जो अभी सेफ हेवन बाइंग है, ये खत्म होती हुई नजर आएगी, और ये जो गेन है ये डॉलर को जाएगा। अब यहाँ पे एक रिबाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा 4900 से लेके $5000 तक इनिशियली इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में। हमारे मार्केट में ये हो सकता है 1,80,000 तक का लेवल, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि एग्रेसिव रेट हाइक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट के हाइक के चांसेस, जैसे ही ये वॉर खत्म होता है या क्रूड नीचे आता है, ये इंटरेस्ट रेट हाइक का चांसेस कम हो जाएगा, जो कि गोल्ड को बुलिश बनाएगा। सिल्वर में
हाई मोमेंटम ब्रेकआउट आ सकता है, एक्ट लाइक लीवरेज पे ऑन इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि सिल्वर की यहाँ पे डिमांड बहुत है। आपको डिफेंस से लेके ईवी से लेके सारी चीजों में मतलब डिमांड है। और जैसे ही यहाँ पे इकोनॉमी ओपन होगी, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ये 1995 कैटेगरी का बेस लाइन यहाँ पे हो सकता है। ऑयल अगर यहाँ पे $200 गया तो क्या होगा? ये हाईली नेगेटिव है इक्विटी मार्केट के लिए, वहां पे आपको एक क्रैश आता हुआ भी दिख सकता है। और जो क्योंकि ये इनपुट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीजों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इनिशियल शॉक्स तो आपको मिलेंगे, अगर $200 क्रूड ऑयल जाता है तो सबसे पहले तो आपको एक स्पाइक आएगा, लेकिन इसके बाद गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो पैनिक में यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे, तो ये सेफ हेवन बाइंग मान के चलना होगा। और अगर $200 आपका ऑयल आता है, तो अगेन आपको डॉलर खर्चा करना होगा ज्यादा, सेम के मतलब कि ऑयल के लिए। तो यहाँ पे डॉलर की मतलब जो वैल्यू है फिर से बढ़ती नजर आएगी और एक पैनिक आ जाएगा गोल्ड में। तो आप गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड और क्रूड में मतलब कि इन नॉर्मल आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे ये टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन मीडियम टर्म्स में आपको अगेन फिर से यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन के केस में गोल्ड प्राइसेस जो है वो स्ट्रक्चर्ड रैली में बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि कहानी जो भी हो, गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा इनिशियल शॉक के बाद ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि एक सेफ हेवन बाइंग में यही एसेट क्लास जाना जाएगा। अब यहाँ पे सिल्वर की बात की जाए तो हाईली वॉलेटाइल रिस्क एसेट है ये सफर करेगा हेविली। यहाँ पे प्राइसेस जो है $67 तक गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक की भी चांसेस बनेंगे। और यहाँ पे जब इन्फ्लेशन साइकिल जब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब खत्म होता हुआ दिखेगा, तब जाके यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि विन विन सिचुएशन दोनों केस में, अगर क्रूड $85 आए या $200 जाए, विन विन सिचुएशन आपको गोल्ड को है वो सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रहेगी। सिल्वर एग्रेसिव मूव करेगा जब $85 आएगा, लेकिन $200 पे पैनिक आ सकता है सिल्वर में। और जैसे इकोनॉमी ओपन होगी तब यहाँ पे सिल्वर दोबारा एक अपसाइड लाता हुआ देख सकता है। और इक्विटी का मैंने आपको यहाँ पे फुल फ्लेजेड यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस थी ऑयल को लेके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी एनालिसिस करने में और इसको प्रेजेंट करने में काफी वक्त लगता है। और अगर किसी भी कमोडिटी मतलब निवेशक हो या इक्विटी के हो और ये वीडियो उनको हेल्प किया हो उनके निवेश में, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।